गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सुनामी का आपका ये लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये जो है ये लास्ट पार्ट है और उसको सॉल्व करेंगे। पिछली बार हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं बहुत अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम टास्क एक ए देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन एनी अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर। अब ये जो क्रीचर्स दे रखे हैं इनके बारे में हमें अमेजिंग फैक्ट्स ढूंढ कर लिखने हैं। फर्स्ट वाले का देखो पहले से ही दे रखा है कि एक हनी बी जो होती है कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स, कि उसके कौन से मतलब जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे हैं शहद को लेने के लिए, तो उसी पर जाना है। तो ये चीज़ वो पहले से जानती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेल। वेल मछली, इसको ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये जो वेल मछली है, वेल फिश है, ये इसके बारे में क्या खासियत है? तो ये देखो, ये सबसे लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ है। मैमल का मतलब होता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है। ये जब तुम बड़े हो जाओगे तब अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तब उसमें आता है कि स्तनधारी जीव कौन से होते हैं। ये एक प्रकार की जानवरों की प्रजाति होती है। तो ये जो मैमल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है वो वेल मछली है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीटी यानी कि एंट। तो ये जो एंट है इसकी क्या खासियत है? एन एंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। ये मैंने पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं बेटा, तो इसको उतार लेना। ठीक है। ये ब्लैंक्स खाली छूटे हुए थे, ये मैंने पहले ही लिख कर रख लिए। ठीक है, ताकि लिखने में ज़्यादा यहाँ पे वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। सो एन एंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी। जो एक एंट होती है वो अपनी बॉडी से 20 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 20 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है। एक कैट। कैट जो होती है इसके अंदर क्या खासियत है? कैन स्पेंड 70% ऑफ लाइफ इन स्लीपिंग। जो कैट होती है वो अपने जीवन का 70% भाग सोते हुए बिताती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर एक कैट 10 साल जीती है तो उसमें से 7 साल जो है वो सोते हुए बिताती है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम वो सोने में स्पेंड करती है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर टास्क नंबर बी। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है अब हमें। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का। अब आगे से तुम्हें सुनामी नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हमें। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। अलोंग इंडिया कुडालोर कोस्ट। तो ये जो इंडिया का कुडालर कोस्ट है, ये एक जगह का नाम है बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुडालर कोस्ट। वेयर ये कोस्ट का मतलब होता है तट, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुडालर डिस्ट्रिक्ट के जो तट था। वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पे हजारों लोग मारे गए। पेरिस्ड का मतलब होता है मारा जाना। ठीक है। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। जो ये जानवर थे ये सारे अनहार्म्ड रहे, यानी कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हार्म का मतलब होता है नुकसान, और अनहार्म का मतलब उसका उल्टा, यानी कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सारे जो जानवर थे ये बच गए थे, सिर्फ लोग मारे गए थे। ठीक है। द याला नेशनल पार्क और इन श्रीलंका, ये जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है ये इज अ होम to a variety of animals including elephants, leopard and 130 species of birds। ये जो याला नेशनल पार्क है ये श्रीलंका के अंदर है। वहाँ पर इतनी सारी वैरायटी के मतलब जानवर और एलिफेंट्स लियोपर्ड्स रहते हैं। लियोपर्ड मतलब तेंदुए रहते हैं, और 130 प्रजाति के वहाँ पे बर्ड्स हैं। एक तरीके से जू टाइप का कह लो नेशनल पार्क। मतलब वहाँ पे ये सब जो होता है ना इनको पिंजरे में नहीं रखा जाता। नेशनल पार्क का मतलब ये होता है कि उनको एक जगह अलॉट कर दी जाती है कि इतने एरिया में जो है ये जो सिर्फ जानवरों के लिए है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंग पतनागला बीच। तो ये जो कितने 60 विजिटर्स जो थे वो पतनागला बीच में से जो पार्क के अंदर था वहाँ पर एक तरीके से वॉश्ड अवे यानी कि पानी के साथ ही बह निकले। बट नो एनिमल, लेकिन कोई भी जानवर, कैनकस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का शव, कारकस का मतलब होता है कि शव, कोई भी किसी भी जानवर का मरा हुआ शव नहीं मिला। सिर्फ जो 60 जो विजिटर्स थे वो मारे गए थे, यानी कि लोग मारे गए थे। एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोस, जानवर मरे तो थे लेकिन ओनली 2,
वो भी कौन सी? वाटर बफेलोज, जो पानी में ही रहती हैं, ठीक है। अबाउट एन आवर बिफोर, सुनामी आने से 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क ऑब्जर्व्ड, उन्होंने जो वहाँ पे याला नेशनल पार्क में जो काम करते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। जो पतंगला बीच है वहाँ से जो 3 एलिफेंट्स थे जिन्हें नहाने, जो मतलब बीच पर गए थे, वो उल्टी दिशा में भागते हुए आ रहे थे। 1 घंटे पहले ही वहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था, तो वो भी, उनको भी कुछ कुछ आइडिया हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सैड, उन जो कोस्टल लाइन, कोस्ट मतलब तट पर जो एक श्रीलंकन जेंटलमैन रहता था, उसने भी ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो उसके जो 2 डॉग्स थे, पेट जो डॉग्स थे, वो भी उस दिन मॉर्निंग वॉक पे जैसे जाते हैं ना डेली रन के लिए सुबह सुबह, वहाँ तट पर नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो आउटिंग पर जाने के लिए वैसे तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं सुबह सुबह, लेकिन he said but on that day they refused to go। और उसने बताया कि he said मतलब उसने बताया कि उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उन दोनों डॉग्स ने, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसी चक्कर में उसकी जान बच गई, ठीक है। तट पे जाने से ही मना कर दिया उस दिन जो उनके डॉग्स थे उन्होंने, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कौन से देखो फर्स्ट लाइन में देखो, सबसे पहले किसी भी ब्लैंक को भरना होता है तो सबसे पहले हमें इसकी हिंदी करके देखनी होती है कि आखिर पूछ क्या रहा है। यहाँ देखो, पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है, इस पे कौन से नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है? श्रीलंका के। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ये वाला कि याला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, याला नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 60 ये 60 का जो जिक्र हुआ है, ये कौन था? गॉट वॉश्ड अवे, ये जो 60 लोगों के बारे में बात की जा रही है कि वॉश्ड अवे यानी कि बह गए थे पतंगला बीच में, पतंगला बीच में। तो वो कौन थे ये 60? क्या ये जानवर थे या कौन थे? तो वो बोला 60 विजिटर। तो ये थे विजिटर। विजिटर मतलब जो नेशनल पार्क को देखने के लिए आते हैं ना, तो वो विजिटर्स थे, यानी कि ये लोग थे। 60 विजिटर्स आएगा, ठीक है। तो ये भर लेना। नेक्स्ट है, इन गैले द डॉग, जो डॉग्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था बीच पर जाने के लिए अपने मास्टर को, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही सेंस कर लिया था कि कोई डिजास्टर, विनाश होने वाला है, या दे वर हंग्री, या वो भूखे थे इसलिए जाने से मना कर दिया। तीनों में से सही आंसर कौन सा है? बी वाला। दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग ऑफ डिजास्टर, उन्होंने पहले से ही इन जो विनाश होने वाला है उसको भांप लिया था। डिजास्टर का मतलब होता है विनाश, ठीक है। अच्छा, वैसे डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश, लेकिन डिजास्टर का मतलब जो ऐसी तबाही मचा दे, ऐसा समथिंग टाइप का कुछ कोई एक्टिविटी या समथिंग, कुछ ऐसा डिजास्टर होने वाला है, भूकंप जो एकदम से तबाही मचा दे, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाली घटना को डिजास्टर बोलते हैं। फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन देखो, A newspaper reporter visited Yala National Park after tsunami. Help him to complete this report. एक न्यूज़पेपर, मान लो कि एक न्यूज़पेपर जो है वो याला नेशनल पार्क में गया है, तो उसने उसको ये कुछ आंकड़े चाहिए, तो उनकी उनकी हेल्प करो कि कौन कौन से आंकड़े मतलब चाहिए। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, याला नेशनल पार्क में कितनी स्पीशीज के बर्ड्स रहते थे? तो यहाँ पे देखो कितनी स्पीशीज के बर्ड रहते थे यहाँ पे, देखो ये 130। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये बर्ड्स देखो कितनी स्पीशीज है, 130 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 130, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर वॉश अवे इन द पतंगला बीच, तो कितने विजिटर्स को बाहर ले गया? 60। अभी हमने ऊपर भी भरा था 60, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, नंबर ऑफ एनिमल कैरकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है नो एनिमल कैरकेस, यानी कि किसी भी एनिमल का शव बरामद नहीं हुआ था उसमें, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 वाटर बफेलोज एक्सेप्ट
2 वाटर बफेलोस, तो यहाँ पे 2 जो वाटर बफेलोस थी वो मारी गई थी, और किसी भी उसका शव जो है वो नहीं जो शव है वो जो नहीं पाया गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बफेलोस। क्या आ जाएगा? 2 बफेलोज आ जाएगा। हमारा आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा, 2 वाटर बफेलोस। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे नीचे जो संदेश दिया हुआ है इसको जरा पढ़ लेते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की अपना जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये करके रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो सबसे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट, अब ये जो आपकी एसएसटी की जो वर्कशीट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, इसको आज हमें करना है। ये संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे, और कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबरी अधिकार होगा, परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों का योगदान 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही, और तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान सभा के बारे में बता रखा है कि हमारे भारत को जो संविधान बनाना था ना, वो ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें सभी जितनी भी कम्युनिटीज, जितनी भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, उन सबको हिस्सेदारी मिले। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग जिनका बैकग्राउंड अलग है, उन सबको भी पार्टिसिपेट, हर तरीके के लोगों को, भारत क्योंकि सबको पता है कि एक विविधता वाला देश है, तो यहाँ पे हर तरीके के लोगों को सरकार बनाने, सरकार में हिस्सा लेने की अनुमति मिले। तो ऐसा कुछ संविधान बनाना था। तो ऐसे संविधान को बनाने के लिए 300 लोगों ने मिलकर संविधान सभा बनाई, और 1946 में ये लोग जुटे थे कि संविधान बनाएंगे, और फिर उन्होंने अगले 3 साल तक संविधान बनाकर पूरा रेडी कर दिया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमारे जो संविधान है उनके पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये 6th क्लास में मैंने अभी पढ़ाया है, और अब ये 8th क्लास के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ठीक है, ना ही एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। इन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी से मतलब संविधान को लिखा। इसके अंदर अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जाति धर्म से रिलेटेड लोग थे, और उन सब ने, हालांकि उस टाइम पे पता है बहुत कुछ हो रहा था कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, उससे पहले बहुत कुछ हुआ था बेटा, बहुत कुछ उथल पुथल हो रही थी, लेकिन फिर भी इन लोग मतलब इन संविधान सभा में जो जितने भी संविधान बना रहे थे लोगों ने अपना पूरा अच्छे से संविधान को बनाया, और बहुत अच्छे से इसको निष्ठा को निभाते हुए सभी भारतीय विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब यहाँ पे संविधान के कुछ मुख्य लक्षण और आयाम हम पढ़ेंगे। देखो, संघवाद का मतलब, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम केंद्र स्तर पर, सेकंड राज्य स्तर पर, तीसरा स्थानीय स्तर पर। केंद्र सरकार, जैसे कि पता है वहाँ पे आपको, ये जिनके जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये केंद्र सरकार के
जो है प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो राज्य स्तर की जो सरकार होती है वो अलग होती है। जैसे हमारी दिल्ली में ही देख लो, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो राज्य स्तर पर है वो श्री केजरीवाल जी हैं। और थर्ड स्तर पर आता है कि हमारी जो पंचायत और राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन होता है ना, जिससे आपका निगम पार्षद, जो आपके एरिया का निगम पार्षद होगा वो थर्ड नंबर की सरकार होगी, यानी कि आपकी स्थानीय सरकार, ठीक है। और गांव में स्थानीय सरकार नहीं होती है, गांव में होती है आपकी पंचायत। तो जो पंचायत का जो लीडर होता है, जो मेन मुख्य पंच होता है, उनको स्थानीय सरकार वहां पे बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार, स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों के लिए स्पष्ट संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। ये जब थोड़ा सा मतलब आप आगे बढ़ोगे तो 9th क्लास में इन सूचियों के बारे में भी पढ़ोगे। एक होती है संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक होती है राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक होती है समवर्ती सूची, जिसपे ये दोनों जो मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। तो अपने जो एरिया का आपका जो सांसद मतलब जो लोकसभा में का मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये राज्य सरकार में जो आपकी असेंबली होती है, उसके विधायक कौन है, और निगम पार्षद आपके यहाँ का कौन है, इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। और इसको अपनी कॉपी में आप लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मम्मी पापा से पूछ लेना, आपको बता देंगे वो। फर्स्ट जो है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियां थी कि भारत एक इतना विविध देश है। देखो मेरी बात सुनो पहले, भारत एक इतना विविध देश है, तो इसका मतलब जो संविधान है वो ऐसे कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी चुनौतियां थी, यहाँ देखो ये थी चुनौती। देखो, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और हिस्सेदारी होगी, परंतु इस विविधता वाले देश में ये कोई आसान काम नहीं था कि हर इंसान को मतलब सरकार बनाने के अंदर शामिल किया जाए। तो इस बड़े मकसद को पूरा करने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हर समुदाय को इसमें पार्टिसिपेशन मिले सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट वाले का होगा ये वाला, कि मतलब ये चुनौती थी कि इतने बड़े देश में अलग अलग तरीके के जो विविधता वाले लोग रहते हैं, उन सबको सरकार बनाने में पार्टिसिपेशन, भाग लेने की अनुमति मिले, ऐसा संविधान बनाना था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस कार्य को पूरा करने के लिए फिर 300 लोगों की जो समिति थी उसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका कि विविधता, विविधता, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। विविधता का पार्टिसिपेशन, का भाग लेना, किसी भी चीज में भाग लेना, वो भागने दौड़ने वाला भाग नहीं, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो विविधता का सरकार बनाने में भाग लेना, सरकार को बनाने में भाग लेना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विविधता का सरकार बनाने में भाग लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है, पूरे भारत के लिए। तो संविधान बनाने में तो उसको इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए फिर जो है 300 लोगों की समिति बनाई गई थी। 300 लोगों की, ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ आंसर, फिर 300 लोगों का योगदान था, ठीक है, ये लिख लेना। फर्स्ट वाले का आंसर है ये। सेकंड है संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद का आपका आंसर हो जाएगा ये वाला संघवाद, ये जो डार्क कलर में लिखा हुआ है ना, पूरे ब्लैक कलर में, इसको लिख लेना। इसका मतलब होता है देश का शासन चलाने में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना, ठीक है, यहाँ तक।
संघवाद का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, हमारे देश में कितने स्तर पर शासन व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, तो ये तीनों को आप लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है बेटा। अब मतलब सारा काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती कि मतलब केंद्र सरकार यहाँ भी जा रही है, वहां भी जा रही है, हर एक स्टेट में जा रही है, और इस तरीके से नहीं होता बेटा। नरेंद्र मोदी जी कहाँ कहाँ घूम लेंगे पूरे भारत में, तो आप समझ रहे हो ना। ये तो वहाँ पे राज्य सरकार जो है वो काम करती है फिर अपने राज्यों में। केंद्र में तो अपने ये मतलब प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, और राज्य में अपनी राज्य सरकारें काम करती हैं, और जिला स्तर पर यानी कि छोटे छोटे गांव के स्तर पर ये पंचायत और नगर निगम निगम पार्षद काम करते हैं, ठीक है। तो ये चेन की तरह काम करते हैं। अच्छा, कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं मतलब आपस में इन सबके काम। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सब अपना अपना काम करें और इससे देश सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है। समझ में आई कि देश में सब अपना अपना काम करे, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाए, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बनाए, और पंचायत और जो निगम पार्षद हैं वो अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के लिए कानून बनाए और उनको लागू करवाए, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो होती है पहले छोटे से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे स्टेट तक जाती है, फिर धीरे धीरे पूरे देश तक जाती है। अगर एक गांव अच्छा कर रहा है और एक गांव संपन्न है तो पूरा उससे पूरा स्टेट संपन्न होगा। जब छोटे छोटे गांव मिलकर खूब एक बड़ा स्टेट बनाते हैं ना, तो गांव जब गांव संपन्न होंगे तो स्टेट संपन्न होगा, राज्य संपन्न होगा, और राज्य संपन्न होगा तो पूरा देश संपन्न होगा। तो ये इसलिए हमारे देश में संघवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विविध है, ठीक है। और उन सब की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाए, इसलिए हमारे लिए संघवाद जरूरी है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। ये देखो इसका आंसर ये रहा, इसकी वजह से भारत में विशाल देश, और हाँ ये मतलब ये लोग अपने अपने इसकी वजह यह है कि भारत एक विशाल देश है, सभी राज्यों को कुछ मुद्दों के पे फैसले लेने की स्वायत्त अधिकार हो सके, इन मुद्दों पे स्पष्टता के लिए सूचियां भी दी गई हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में कि एक विशाल देश है तो सबको पार्टिसिपेशन मिले, इसलिए संघवाद को अपनाया गया है, ठीक है, सबको पार्टिसिपेशन मिले। हाँ ठीक है, चलो अब ये आज की जो आपकी वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई। अब सरकार की तरफ से मैसेज देख लो, कोविड-19 के विरुद्ध जो है लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने, ठीक है, मास्क जरूर ही पहनना है। चलो अब आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है, बहुत लंबी भी हो गई है, तो थैंक यू।